बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। लेखक जॉर्ज एस क्लासन। यह पुस्तक उन व्यक्तियों के लिए समर्पित है जो अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं। लेखक बेबीलोन की कहानी से बताते हैं कि किन सिद्धांतों को पालन करने से लोग अमीर बनते हैं। बेबीलोन, जो कि अपने अमीरी और गरीबी से प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, सुबह सुबह ही बंजीर नाम का व्यक्ति कुछ सोच में डूबा रहता है, बिना किसी बाहरी परेशानी के। जब उसका मित्र कांजी की मधुर संगीत की आवाज़ आती है तो उसका ध्यान मग्नता टूटती है। कांजी पूछता है, सुबह सुबह रथ बनाने की बजाय तुम चुपचाप बैठे क्यों हो भाई? बंजीर बोलता है कि बेबीलोन, जो कि प्रचुर मात्रा में समृद्धि लिए बैठा है, जो चारों ओर राजाओं के महलों दीवारों से घिरा है, जिसमें मेरा छोटा सा घर है, रोज रोज यही काम कर जो भी आमदनी होती है उसमें तो गुजारा ही नहीं होता। कांजी कहता है, तुम ठीक कहते हो मित्र, मैं मधुर गीत गाकर पैसा कमाता हूँ और तुम इन राजाओं के रथ बनाकर फिर भी गुजारा तंगी में ही गुजारना पड़ता है। पर यह सोचो कि ये अमीर करते क्या हैं जिससे ये अमीर रहते हैं। कांजी कहता है कि आज ही मैं अपने मित्र अरमाद से मिला, जो कि मेरा स्वागत बड़ी उदारता के साथ किया। वो आज बहुत अमीर आदमी है, क्यों न हम उसे मिले और जाने उसकी अमीरी का राज क्या है। बंजीर उससे सहमति भरता है और वह कुछ और मित्रों के साथ उसके पास जाते हैं। अरमाद से वे पूछते हैं कि तुम बचपन से तो तुम हमारे ही जैसे हो, पर तुम आज इतने अमीर कैसे बने? हमने एक साथ ही एक टीचर से पढ़ा, पर तुम आज अमीर हो और हमारी बस गुजर बसर घिस घिस कर चल रही है। उसका कारण क्या है? अरमाद कहता है कि तुम ठीक कहते हो, हम शुरुआत से ही ऐसे नहीं थे। पिता का छोटा सा व्यवसाय था, जो उससे आमदनी होती बड़े परिवार को चलाना मुश्किल होता। तब मैंने बेबीलोन की समृद्धि और सुख को देखा और मेरे मन में प्रबल इच्छा हुई कि ये समृद्धि पाने की, और मैंने मृदा पत्र पर लिखने का काम किया। एक सुबह एक साहूकार का एक नियम लिखने के लिए मुद्रा पत्र पर लिखवाने के लिए आया, पर मैं उसका काम सही समय पर नहीं लिख पाया। तब उसने कहा कि तुम मेरे गुलाम होते तो चमड़ी उधेड़ देता। तब मैंने एक शर्त रखी, अगर आप ये बता दें कि आप इतना अमीर कैसे बने तो मैं रात भर में काम पूरा कर दूंगा। इस पर वह साहूकार मान गया। अगली सुबह काम हो गया था। शर्त के मुताबिक साहूकार ने बताया कि तुम जितने भी आमदनी करते हो उसका एक हिस्सा बचाओ और उसे निवेश करो। उस पर जितना भी ब्याज मिले उसे फिर से निवेश करो, जिससे कि तुम्हें आमदनी के लिए काम न करना पड़े। तब मैंने ईंट बनाने वाले को अपने पैसे दे दिए रत्न खरीदने के लिए, जो कि विदेश जा रहा था। उस रत्न को वापस आने पर ज़्यादा दाम पर बेचकर जो भी लाभ मिलेगा उसे आपस में बांट लेंगे। कुछ सप्ताह के बाद वह साहूकार फिर से मिला और पूछा कि तुम अमीर बनने के लिए अपना पैसा कहाँ निवेश कर रहे हो? तब मैंने कहा कि मैंने ईंट बनाने वाले को पैसे दिए रत्न खरीदने के लिए, जो कि विदेश जा रहा था। तब इस पर साहूकार ने कहा कि क्या तुम ब्रेड बनाने वालों से अपनी राशि जानना चाहते हो क्या? तुमने अपने पैसे इसी तरह से निवेश किया है जो तुम्हें 100% घाटा होगा। हुआ भी यही कि वह जो रत्न लाया था वह सारे शीशे से बने थे। उस समय मैंने सीख लिया कि अपने पैसे को कैसे निवेश किया जाता है और उन्हें कैसे संभाला जाता है। साहूकार मेरे प्रबल अमीर बनने की इच्छा से प्रभावित हो गया था। उसका बेटा पैसे बनाने से ज़्यादा अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहा था। तब उसने मुझे पार्टनर के रूप में चुना, निवेश करने और उसे मैनेज करने के लिए। इस प्रकार निवेश लाभ मैंने बहुत कमाई और उसे एक नई ऊंचाइयों पर ले गया। जब साहूकार की मौत हो गई तब वसीयत के अनुसार मुझे पैसे मिले, इससे मैं आज अमीर बन गया। इस पर दोस्तों ने बोला कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। अरमाद बोला कि किस्मत तो वो होती है, अगर किसी को नदी में फेंक दे तो वह तैरकर बाहर आ जाएगा, उसके साथ ही उसे नदी में हीरे मिल जाएंगे। पर मेरे यह किस्मत की नहीं, बल्कि यह प्रबल इच्छा की बात है, जो किसी भी हाल में अमीर होना चाहती थी। जो इस प्रबल इच्छा को साहूकार ने पहचाना और सिद्धांत सीखा, जिससे मैं आज इतना अमीर हूँ। उसके कुछ दोस्तों ने इस सिद्धांत को अपनाने के लिए तैयार थे, तो वहीं कुछ उसकी बुराई करते हुए वापस चले गए।
इसी क्रम में बेबीलोन के राजा युद्ध से विजय होकर वापस आने पर बेबीलोन की हाल देखकर दुखी हुए कि आखिर मैंने अपनी प्रजा के लिए नहर, मंदिर, बहुत व्यवस्था करने के बाद भी क्या कारण है कि कुछ लोग ही इसका आनंद ले पाते हैं और संपत्ति भी उन्हीं के पास है। बाकी सब पहले की तरह ही गुजर बसर कर रहे हैं। वो अपने मंत्री को बुलाकर इसका कारण पूछता है तो मंत्री बोलता है कि महाराज, इसका उत्तर आपके प्रश्न में ही है। यह उत्तर वही अमीर आदमी बता सकते हैं। इस पर राजा बोलता है कि तुम जो कहते हो, बेबीलोन के जो सबसे अमीर आदमी है उसे मेरे सामने पेश करो। इस पर अगले दिन अरमाद की पेशकश राजा के सामने हुई और उससे यह प्रश्न पूछा गया तो अरमाद बोला, महाराज, अमीर होने के कुछ सिद्धांत होते हैं जिससे हम आज अमीर हैं। तो क्या तुम प्रजा को सिखा सकते हो कि प्रजा भी बेबीलोन की प्रचुरता का आनंद ले सके? अरमाद बोला, जी महाराज, मैं तो आपका सेवक ही हूँ, जैसी आपकी आज्ञा। इस पर अरकाद के लिए 100 लोगों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जाती है और उनसे कहा जाता है कि वे सभी 1 लोगों को प्रशिक्षित करें ताकि बेबीलोन सबसे अमीर राज्य बन जाए। अरमाद 100 लोगों से उनकी व्यवसाय के बारे में जानकारी लेता है और उनसे कहता है कि आज मैं आपको खाली पर्स के साथ इलाज बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, मेरे भी पर्स खाली हुआ करते थे। अरमाद एक अंडे के व्यापारी के उदाहरण से समझाता है कि अगर आप सुबह एक टोकरी में 10 अंडे डालते हैं और शाम को केवल 9 अंडे निकालते हैं तो इस तरह 10 दिन में आपकी टोकरी भर जाएगी। मेरे मित्र, खाली पर्स का पहला इलाज यही है कि जितना भी आमदनी हो उसका एक हिस्सा बचाएं। दूसरे दिन के प्रशिक्षण में एक आदमी ने अरमाद से पूछा कि अगर हमारे आमदनी में हमारी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो पाती तो हम आमदनी का एक हिस्सा ही कैसे बचाएं? इसके उत्तर में अरमाद जवाब देता है, आज मैं आपको इंसानों का एक राज बताता हूँ। जिस अनुपात में हमारी इच्छाएं बढ़ती है उसी अनुपात में हमारी आवश्यकताएं बढ़ती है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि इच्छाएं और आवश्यकताओं में कोई फ़र्क होती है। हमारी आमदनी से ज़्यादा हमारी इच्छाएं होती हैं। पहले हमें इन साधारण इच्छाओं को छोड़कर प्रबल इच्छाओं की रक्षा करने के लिए हमें अपनी ज़रूरत आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा ताकि हम आमदनी का एक हिस्सा बचा सकें। आप ऐसे समझो कि अगर एक खच्चर अपने लिए बजट बनाएगा तो उसमें वह कालीन, आभूषण और रत्न को शामिल करेगा क्या? नहीं ना, बल्कि वह घास, अनाज, पानी व रेगिस्तान की मांग करेगा। उसी तरह यह बजट हमारी पर्स की छेद को भरने का काम करता है। अतः आप खाली पर्स के इलाज का दूसरा नियम समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। यह है अपने खर्चे को नियंत्रित करना। अरमाद तीसरे दिन के प्रशिक्षण में कहता है कि यदि आप आमदनी का एक हिस्सा बचाने लगे और खर्चे नियंत्रित करने लगे तो आप अनुशासित हो रहे हैं। इस प्रकार आप हर एक बचत के सिक्के से आप अपने लिए काम करवा रहे हैं ताकि ये कई गुना होकर आपको मिले। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक किसान अपने बेटे के जन्म पर 10 सिक्के साहूकार के पास जमा करता है, जो कि साहूकार 25% सालाना ब्याज देने के लिए तैयार हो जाता है और यह 20 साल के लिए होता है, जिसमें हर साल ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है। इस प्रकार 20 साल बाद किसान साहूकार के पास जाता है और देखता है कि अब सिक्कों की संख्या बढ़कर 30.5 हो गई है। अभी तो लड़के की इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तब किसान साहूकार के पास दोबारा से निवेश कर देता है। इस तरह 50 साल बाद किसान की मृत्यु होने के बाद उसके लड़के को 4000 सिक्के मिलते हैं। यह चक्रवृद्धि का जादू है। और खाली पर्स के इलाज का तीसरा नियम अपने बचत को निवेश करना है। अरमाद अपने चौथे दिन के प्रशिक्षण में बताता है कि आप जहां भी निवेश करें वहां पहले देख लें कि आपका मूलधन सुरक्षित रहे। अनुभवी लोगों से सलाह लें, यह उतना ही मूल्यवान है जितना कि निवेश करना। इस प्रकार खाली पर्स के इलाज का चौथा नियम अपने किए गए निवेश का सख्ती से रक्षा करना। अरमाद अपने 5वें दिन के प्रशिक्षण में बताता है कि 10वां हिस्सा बचाना यह भविष्य का आनंद उठाने के लिए करते हैं। अगर हम उस 9 हिस्सों में से कुछ और बचाएं, इसे निवेश करें तो यह और लाभकारी होगा। अतः खाली पर्स के इलाज का 5वां नियम अपने निवेश को और लाभकारी बनाना है।
अरमाद अपने 6वें प्रशिक्षण में बोलता है कि आज हम अपने बुढ़ापे में ही नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के पर्स को भरे रखने का इलाज जानेंगे, जिससे कि हमें काम करने की आवश्यकता न पड़े। अपने बचत को ऐसे स्थान पर लगाएं जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहे, जैसे ज़मीन, हीरे जवाहरात। अतः खाली पर्स का 6वां इलाज अपने पैसों का निवेश इस तरह करना जिससे आपकी और अगली पीढ़ी की पर्स भरी रहे। अरमाद अपने 7वें प्रशिक्षण के दिन प्रशिक्षण में बताता है कि आज मैं खाली पर्स के इलाज का सटीक उपाय बताऊंगा। आज हम इंसान के दिमाग और उनकी सफलता में आने वाली विरोध और उनके समर्थन के बारे में जानेंगे। आप जो भी कर रहे हो उसमें बेहतर बनने का प्रयास करें। अगर आप व्यापारी हो तो ऐसी चीज़ों का तलाश करें जो अच्छी हो और आप उसे कम दामों में खरीद कर उचित मूल्य पर बेचकर लाभ कमा सकें। अतः खाली पर्स का 7वां इलाज अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाना है। बेबीलोन के लोग सौभाग्य और खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वे चाहते थे कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे सौभाग्य और खुशकिस्मती की चंचल देवी मेहरबान हो जाए। अरमाद इसी बातों पर उन सभी लोगों से चर्चा करता है। लोग अपनी खुशकिस्मती के बारे में बताते हैं तथा उसके साथ ही अपनी टाल मटोल को भी बताते हैं। एक युवा बताता है कि किस तरह उसने एक उचित अवसर का लाभ नहीं ले पाया। वह कहता है, मेरे पिता के मित्र के पुत्र ने एक ज़मीन देखी जो बेबीलोन के पास में ही थी, पर वह भी बड़े परिवार की कम आमदनी से संबंध रखता था। अतः वह पार्टनर बनाना चाहता था जिसमें लोग अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा लगाकर खरीदते हैं और बैलों से रेहट लगा पानी खेतों में लाकर लोगों को सब्जी उगाने के लिए बेच देते और जो भी लाभ होता आपस में निवेश के अनुपात में बांट लेते। पिता ने मुझसे कहा कि जाओ तुम निवेश कर दो, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। इस पर मैंने कहा, अभी मेरे पास बहुत समय है और ये मज़े करने के दिन हैं। इस तरह मैं अपनी आमदनी एक आकर्षक कपड़ों खरीदने में खर्च कर दिया और निवेश नहीं किया, जो बाद में पता चला कि वो कितना फ़ायदेमंद का सौदा था और आज मैं अपने आप को कोसता हूँ। अरमाद कहता है कि खुशकिस्मती अवसर में छिपी होती है। कोई भी इंसान बिना कुछ किए खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने सामने आने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। आपके सामने एक तरफ बुद्धिमानी की थैली और दूसरे तरफ सोने की थैली रख दी जाए तो आप किसे लेना पसंद करेंगे? ज़्यादातर लोगों ने सोने की थैली लेने की बात की, पर एक बुजुर्ग व्यक्ति कालाबाब बोला कि क्या तुमने रात में कुत्ते भौंकते हुए देखा है? वह भूखे होने के कारण भौंकते हैं। अगर उनको भोजन नहीं मिलता है तो वो आपस में लड़ने, झगड़ने और घमंड करने लगेंगे। वह अपने भविष्य की नहीं सोचते कि कल कैसे भोजन मिलेगा। इंसान भी उसी तरह है। बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर हमें जितने भी धन की ज़रूरत है पा लेंगे, पर धन का सही उपयोग नहीं हुआ तो वह बर्बाद हो जाएगा और सही उपयोग के लिए बुद्धिमत्ता होना बहुत ज़रूरी है। फिर कालाबाब ने कहा कि आज मैं तुम्हें धन के 5 नियम को बताऊंगा जो कि मैंने सबसे अमीर आदमी अरमाद के बेटे नोमाजीर से सीखा था, जिसे यह सिद्धांत अपने पिता से मिली थी, जिससे वह अभी समाज में अपनी सम्मान और संपत्ति बना पाया। जो यह सिद्धांत इस प्रकार है। पहला, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी का कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। नियम दूसरा, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। नियम तीसरा, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। नियम चौथा, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। नियम पाँचवा, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। इस सिद्धांत को तुम भी अपने जीवन में अपनाओ, जिससे तुम भी धनवान बन जाओगे। 50 सोने के सिक्के। बेबीलोन में भाले बनाने वाले के चमड़े के पर्स में इससे पहले कभी नहीं थे, जो कि उसे भाले के नोक के नए नमूने पेश करने पर राजा की तरफ से मिले थे। वह बड़ी प्रसन्न था।
वह इसे जो चाहे खरीद सकता था, पर वह चाहता था कि वह इसका स्वामी बना रहे। बहुत सारे लोग इस धन के पीछे भी पड़े हुए थे, इसलिए वह अपने मित्र व्यापारी मैथन, जो कि ब्याज पर उधार देता था, उसके पास गया। मैथन बोला कि मित्र, क्या बात है जो तुम बड़े दिनों के बाद मेरे दुकान आए हो? रोडन कहता है, मैं कुछ सलाह लेने आया हूँ। इस पर मैथन कहता है, देखो, कोई कर्ज देने वाले के पास सलाह लेने आता है क्या? तुम तो सब लोगों से समझदार हो। अच्छा बताओ, कैसी सलाह चाहिए? रोडन बोला कि राजा ने मुझे 50 सोने के सिक्के दिए हैं, जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं। मैथन कहता है, जल्दी से कमाए पैसे के पीछे बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं और चोरियां भी होती है। पर मित्र, क्या तुमने इनको ना कहने की शक्ति नहीं है क्या? रोडन कहता है, ज़्यादातर लोगों को तो ना कहना आसान है, पर कुछ को तो ना कहना नहीं बनता। जैसे कि मेरी बहन चाहती है कि मैं अपना यह सिक्के उसे दे दूं ताकि उसका पति व्यापार कर अमीर बन सके। मैथन कहता है, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? रोडन बोलता है कि मुझे यह विश्वास नहीं है कि वह मेरे पैसे वापस कर पाएगा कि नहीं। मैथन कहता है, मित्र, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समझ जाओगे। एक किसान जो कि जानवरों की भाषा जानता था, एक शाम वह बैल को खच्चर से कहते सुनता है कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है, चाहे मैं थका रहूं, पैर दर्द कर रहे हो तथा या गर्दन दर्द कर रहे हो, फिर भी हल जोतना पड़ता है। तुम्हारा कितना अच्छा है, तुम अच्छे कालीन से ढके रहते हो, जहाँ मालिक को जाना है वहाँ ले जाते हो, अगर नहीं ले जाना हो तो दिन भर घरी भरी घास खाते हो। इस पर खच्चर कहता है कि मित्र, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अगर कल नौकर तुम्हें लेने आए तो इस तरह दिखाओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य में कितना बड़ा दिक्कत है। अगली सुबह नौकर बैल को लेने आता है तो बैल की हालत देख मालिक से कहता है कि बैल आज खेत जोतने की हालत में नहीं है। इस पर किसान कहता है कि खेत तो जोतना ही है, पर इस पर खच्चर को ले आओ। इस तरह खच्चर दिन भर खेत जोतता है और शाम अपने दड़बे में आता है। तब किसान उनकी बातें सुनता है। बैल खच्चर से कहता है कि तुम्हारी सलाह की वजह से मैं आज पूरा दिन आराम कर आया। इस पर मैं कितना मूर्ख था जो तुम्हें सलाह देने की वजह से मैं आज दिन भर हल जोतता रहा। उसके दिल में कड़वाहट बढ़ी थी। अगर तुम फिर से बीमार पड़ते हो तो मैंने मालिक को कहते सुना है कि वो तुम्हें कसाई खाना भेज देंगे। इस तरह दोनों की दोस्ती खत्म हो जाती है। अच्छा रोडन, बताओ तुम इससे क्या सीखते हो? रोडन कहता है, मुझे तो इसमें कुछ सीखने जैसा दिखाई नहीं देता। मैथन कहता है, कासा बनाने वाले से यही अपेक्षा थी। अच्छा चलो मैं ही बताता हूँ। अगर तुम अपने मित्र की मदद करना चाहते हो तो इस तरह से करो कि तुम्हारे मित्र का भार तुम्हारे ऊपर ना आए। रोडन कहता है कि मैं इस बारे में तो सोचा ही नहीं था, मैं अपने पति का बोझ नहीं लेना चाहता। मैथन कहता है, यह तुम हमेशा ध्यान रखो, भावनाओं में आकर अपना पैसा कहीं भी मत लगाना। अगर तुम्हें लगता है कि कर्ज लेने वाले के पास कर्ज लेने से ज़्यादा संपत्ति है तो उस कंडीशन में कर्ज दो ताकि तुम्हारा पैसा ब्याज सहित मिल जाए। हमेशा एक बात ध्यान में रखो, आगे चलकर पश्चाताप करने से बढ़िया है थोड़ी सावधानी बरतना। एक बार बेबीलोन के राजा पूर्व में सैनिकों के साथ युद्ध करने गए थे, तब कम सैनिक बेबीलोन में होने की वजह से उत्तर के विरोधी इसका फ़ायदा उठा बेबीलोन पर आक्रमण कर दिए। बेबीलोन के नागरिक पूरी तरह से डर गए। उनको डर सता रही थी कि कहीं विरोधी सैनिक अंदर न घुस आए, जिसे वह बार बार विरोधी सैनिकों की स्थिति जानने के लिए बूढ़े सैनिक जो दीवार की सीढ़ियों की रक्षा करने के लिए खड़ा है उसके पास जाते। सैनिक लोगों को बताता है कि बेबीलोन की दीवार बहुत मजबूत है, उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, और सांत्वना देता है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। दुश्मन दीवारों पर चढ़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं, उनकी हर कोशिश बेबीलोन के सैनिक नाकामयाब बना देते। इस तरह 3 सप्ताह और 5 दिन युद्ध चलने के बाद आवाज़ शांत पड़ जाती है। तब चारों ओर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और विजय की मशालें जलाई जाती है। ठीक इसी तरह कुछ दुश्मन अपने जीवन में घुसने की कोशिश करते हैं, जैसे स्वास्थ्य खराबी या मृत्यु होना, जिसे उस समय पर धन की आवश्यकता होती है। इस तरह के दुश्मन से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा हो, अतः पर्याप्त सुरक्षा में ही समझदारी है। इंसान जितना ज़्यादा भूखा होता है उसका दिमाग उतना ही तेज काम करने लगता है और भोजन की खुशबू के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाता है।
विस्मत का पुत्र तरकाद ऐसा महसूस कर रहा था क्योंकि उसने 2 दिन से एक भी अन्न का दाना नहीं खाया था। उसने 2 अंजीर चुराकर खाए थे तब तक कि बगीचे की मालकिन आ गई और उसे डांट डपट कर वहाँ से बाहर भगा दी। तरकाद के पास एक भी तांबे के सिक्के नहीं था। वह सराय के सामने खाने के लिए गया था, पर वह सराय के सामने ही इधर उधर मंडराने लगा ताकि कोई उसे परिचित मिल जाए जिससे वह उधार ले सके, उससे वह अपनी भूख मिटा सके। एक समय के बाद देवेजीर आया जो ऊँटों का व्यापारी था जिससे उसने उधार लिए थे। वह उधार वापस करने के लिए तरकाद को सबसे ज़्यादा परेशान करता था। देवेजीर ने उसे पहचान लिया और बोला, भाई तुम मेरा उधार कब वापस कर रहे हो? उसने कहा कि अभी तो बदकिस्मती चल रही है, अभी उधार चुका नहीं सकता। तब देवेजीर बोला, तुम देवी देवताओं को क्यों दोष दे रहे हो? बदकिस्मती हर उस व्यक्ति का पीछा करती है जो कर्ज चुकाने के बजाय ज़्यादा कर्ज लेने की सोचते हैं। देवेजीर ने उसको सराय के अंदर आने के लिए बोला। तरकाद भोजन की आस में उसके साथ अंदर आया। कोने में लगी कुर्सियां पर जाकर बैठे देवेजीर वेटर से खाने मंगवाता है और खाते खाते उसको कहानी बताता है। जब मैं युवा था तब मेरी आमदनी कम थी और मेरी शादी भी हो गई थी। अपनी आमदनी में अपनी और पत्नी का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। तब मैंने कर्ज ले लिया और अपनी इच्छाओं को पूरी करने लगा। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, पर कर्ज लेने वाले ने वापस करने के लिए परेशान करने लगे। तब मैंने पत्नी को मायके भेज दिया और आमदनी कमाने बेबीलोन से बाहर चला गया। वहाँ मैं डाकुओं की गैंग में शामिल हो गया। जो भी बिना हथियार वाली काफिला आती तो हम उसको लूट लेते। इस प्रकार से यह चलता रहता। गड़बड़ तब हुई जब हम निशस्त्र काफिला समझ उसको लूटने चले गए, जहाँ 2 लीडर मारे गए और सभी को बंदी बना लिया गया। हमारी सारी चीज़ें ले ली गई, केवल कमर से नीचे ढकने का वस्त्र शरीर पर था और हमें गुलाम के रूप में बेच दिया गया। मुझे 2 सिक्कों में सीरिया के रेगिस्तानी कबीले के मुखिया ने खरीद लिया और अपनी 3 रानियों के सामने किन्नर के लिए भेज दिया। मैं यह सोच दहशत में आ गया तथा बड़ी रानी बोली, हमारे पास बहुत सारे किन्नर हैं पर ऊँट की देखभाल के लिए कोई नहीं है। अगर इसे वह काम आता है तो वहाँ भेज दें। तब मुखिया यह जान लेने के बाद मुझे ऊँट की देखभाल के लिए रख दिया। एक बार मुझे बड़ी रानी को उसकी बीमार माँ से मिलवाने के लिए भेजा गया, जिससे मुझे धन्यवाद देने का मौका मिल गया। उसके साथ ही मैंने यह बताया कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। इसके बाद रानी का जवाब सुन मैं अंदर से हिल गया। रानी बोली, तुम अपनी कमजोरी के कारण यहाँ हो, तुम स्वतंत्र आत्मा वह नहीं हो, तुम्हारे अंदर गुलाम की आत्मा है और तुम अब गुलाम बने रहोगे। मुझे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं सभी गुलामों से अलग रहने लगा ताकि मैं गुलामों की आत्मा जैसा ना हो जाऊं। मैं भागने की योजना बनाया और समय देखते ही वहां से भाग निकला। मुझे पता था अगर पकड़ा गया तो बहुत ही भयानक सज़ा मिलेगी, पर मेरे अंदर अब स्वतंत्र आत्मा बनने की दृढ़ता आ गई थी। बड़े रेगिस्तान की कठिनाइयों को पार करने के बाद बेबीलोन पहुंचा और सभी कर्जदारों से मिला, उन्हें अपना हाल बताया। उन्हीं कर्जदार देने वाले में कुछ मदद भी किए तो कुछ गलत सलत कहा, पर एक कर्ज देने वाला मैथन ने मुझे ऊँट के काफिला को संभालने का काम दिलवा दिया, जिससे मैं सभी का कर्ज चुका दिया और आज यहाँ तक पहुँच गया। यह सुन तरकाद भी समझ गया और ठान लिया कि मैं सबका कर्ज चुका दूंगा और मेहनत से आमदनी कर कर्ज चुका दिया। अतः जहाँ संकल्प होती है वहाँ राह निकल ही आती है। तरकाद कर्ज उतारने के लिए जो भी आमदनी होती है उसका 10% सबसे पहले बचा लेता, 20% से कर्ज भरता और बाकी 70% से अपना जीवन यापन करने लगा। इस तरह पत्नी ने भी उसका प्रोत्साहन किया और वह धीरे धीरे करके सबका कर्ज उतार दिया और बचे हुए पैसे का निवेश कर अमीर बन गया। इस तरह अगर हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम भी अमीर बन सकते हैं।